परवेज खटक साहब, आपको पता ही है कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और पीटीआई के बड़े क्लोज ऑफिशियल थे, इमरान खान साहब के बड़े करीब थे। और फिर उसके बाद जो है ये इनको कुछ दिन पहले आपको हमने बताई थी खबर के परवेज खटक साहब को पीटीआई ने एक नोटिस भेजा था कि आप इसके ऊपर आके जवाब दें। और इनके बारे में कुछ एलिगेशंस थे कि जैसे इन्होंने जो है कुछ इंसाइट करने की कोशिश की थी, जो है वो गलत किस्म की चीज़, तो उसके ऊपर तो इन्होंने जवाब नहीं दिया था। आज परवेज खटक साहब जो हैं इन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो है वो बना रही ली है। इनके साथ थे फॉर्मर केपी के जो चीफ मिनिस्टर महमूद खान थे और दूसरे लॉ मेकर्स थे शौकत अली और सैयद मोहम्मद इश्तियाक उमर और 57 और जो फॉर्मर असेंबली मेंबर्स थे उन्होंने भी इनको जो है वो ज्वाइन किया है। और इनको अब ये लग रहा है कि चूंकि इमरान खान साहब को तो अब ना तो इलेक्शन लड़ने दिए जाएंगे क्योंकि उनको सेवरल केसेस में फंसाया गया है, और ये भी अब थ्रेटन किया जा रहा है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये जो May 9 का मेहम हुआ था उसके बाद, तो ये जो अब सारे फॉर्मर एड्स हैं इनके, यानी कि जो साथी थे इमरान खान साहब के, वो अब जो है अलहदा हो रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता है कि एक और पार्टी भी पंजाब में बनी थी जिसमें कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और दूसरे जो थे, उन्होंने ये जो इमरान खान से हट के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो थी जून के महीने में बनाई थी। तो अब खटक साहब जो हैं वो भी इसी उसके ऊपर चल पड़े हैं। तो अब ये इन्होंने पहले तो 9 मई के जो इंसिडेंट्स थे उनको बड़ा कंडेम किया और फिर उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने कहा कि जी हम जो है पीटीआई के बारे में उन्होंने कहा जी कि उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि पीटीआई एटलीस्ट केपी एज फार एज केपी इज़ कंसर्न्ड उसमें बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो गई। आपको पता ही है कि ही हैज़ सर्व्ड एज पीटीआई सेक्रेटरी जनरल ऑल्सो, और केपी के चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी उन्होंने काम किया था पीटीआई की गवर्नमेंट में। और फिर उन्होंने अपनी जॉब से May 9 के बाद जो उनकी पोस्ट थी उससे वो हट गए थे। और पीटीआई ने भी फिर अनाउंस किया था जब ये शो कॉज नोटिस इनको दिया और ये नहीं आए तो उसके बाद उन्होंने सैक कर दिया था। तो आज इन्होंने जी अपनी नई पार्टी जो है पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस उसका ऐलान किया है। एमक्यूएमपी आज इसके कुछ जो हैं लोग बड़े भड़के हुए थे। इनके जो कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो कि वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त गवर्नमेंट में, उन्होंने आज एक प्रेसर से कर रहे थे गुफ्तगू कराची के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि 2017 का जो सेंसस हुआ था उसके बेस पे हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं अगर सिंध के अंदर इलेक्शंस किए गए। इनका कहना है जी कि सिंध की आबादी जो है 30 मिलियन के करीब है, और 2017 का सेंसस जो है वो कहता है कि सिंध की आबादी 14.9 मिलियन है, जो कि सही नहीं है। और हमको जो है ये इन फिगर्स के साथ बिल्कुल जो है वो नहीं चलना है, और ये हम जो है बिल्कुल इस चीज़ को मानते भी नहीं है कि नहीं सॉरी नॉट सिंध, कराची की पॉपुलेशन 30 मिलियन है, जबकि 2017 का सेंसस कहता है कि कराची की पॉपुलेशन 14.9 है। अब उससे ये होता है, इनका कहना है कि जी चूँकि आबादी बेतहाशा है लेकिन सेंसस चूंकि कम दिखाता है आबादी, तो उसके हिसाब से रिसोर्सेज जो हैं वो पूरे जो हैं सिटी को नहीं मिलते हैं। कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमेशा इनजस्टिसेस की हैं सिटी में, और हमेशा उन्होंने जो है सिटी का पीस खराब करने की कोशिश की है। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो जो MQM लंदन में जो लोग बैठे हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। हम जो है मार्टर्स की फैमिलीज़ के साथ खड़े रहे हैं, हमने कभी जो है कॉन्स्पिरेसी नहीं फैलाई, लिंग्विस्टिक जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर कभी हमने जो है लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया। और पोल्स जो हैं उससे पहले हमारी डिमांड है कि एक तो हमारी आबादी को सही तरह से कराची की को किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, और दूसरी ये जो लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन है इसको ख़त्म किया जाए, तो फिर जो है जाया जाए पोल्स की तरफ। तो आज इन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, मर्दमशुमारी भी मर्दमशुमारी जी वो। और हम तो कब से कह रहे हैं कि कराची की आबादी 30 मिलियन है, 30 मिलियन है। हम तो कब से यहाँ पे कहते हैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भाई उसको प्रॉपर रिसोर्सेज दो, क्योंकि कराची में ये जो फ्लडिंग ये वो जो इतना कुछ होता है, आप प्रॉपर, यानी तुम सोचो ना 14.9 यानी 15 लगा लो, 15 मिलियन कहाँ और 30, यानी कि डबल है कराची की पॉपुलेशन। तो आप 15 मिलियन करके तो आप उसको रिसोर्सेज नहीं सिटी को दे रहे हैं ना प्रॉपर, ना पैसे दे रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट को प्रॉपर पैसे देने पड़ेंगे ना भाई। 30 मिलियन बंदा वहां पे रहता है, यानी कि आपके कनाडा में कितने रहते हैं 36 मिलियन। अब जो है रोद होके वो कहते हैं कि जी हमारा सेंसस शो कर रहा है 38 मिलियन है, तो बस 8 मिलियन ही कराची से ज्यादा है ना। तो 30 मिलियन एक सिटी की पॉपुलेशन है, आप सोचो, तो उसको आप पूरे प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं दोगे तो वो कैसे चलेगा ना ऐसे। लाहौर हाई कोर्ट जो है जी आज उन्होंने फिर तलवार चला दी पाकिस्तान मिलिट्री पे, क्योंकि उन्होंने कहा जी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए
कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए 1 मिलियन एकड़ लैंड जो है पंजाब की हमको दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने आज इसको ट्रांसफर को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि 20 ईयर के लीज के ऊपर हमको दें। 2 मेंबर बेंच जो था हेडेड बाय जस्टिस अली बाकर नजफी, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये कंप्लेंट एक लेकर आए थे ये सामने, और उन्होंने कहा था जी कि इंटरम गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कहा था कि ये बहुत सारी पंजाब के अंदर बंजर ज़मीन बनी हुई है, तो इसको चूंकि जो है मिलिट्री ने भी कहा था कि मुल्क के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ऑयल की प्राइसेस जो है बढ़ गई हैं, फूड का बड़ा क्राइसिस है, तो ये अगर बंजर ज़मीन हमको दी जाएगी तो हमारा जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो जो ये जो ज़मीनें हैं 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं पंजाब की, भक्कर, खुशाब और साहिवाल, उसके अंदर अगर हमें अलॉट करें तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। फरवरी 8 में डीजी ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी ने जो थी उसने ये मांग जो थी वो की थी, और जो इंटरम गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि हाँ जी हम आपको ये लैंड दे देंगे डेवलप करने के लिए। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी कि इंटरम गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं दे सकती है, हालांकि मिलिट्री कह रही है कि हमारा बड़ा एक्सपीरियंस है, हम ये बैरन लैंड डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये उनको नहीं दी जा सकती है क्योंकि 1 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड इन पंजाब इज अराउंड 2% ऑफ इट्स टोटल टेरिटोरी। तो ये मिलिट्री के हवाले जो है वो कैसे की जा सकती है। इससे पहले जो है जो सिंगल बेंच जो लाहौर हाई कोर्ट का था उस हेडेड बाय जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा, उन्होंने इसको जो है वो उन्होंने भी इसको इल्लीगल करार दिया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मिलिट्री को इसको लैंड को नहीं देना चाहिए है। तो आज भी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी कि इंटरम गवर्नमेंट तो ये फैसला ले ही नहीं सकती, वो कैसे दे रहे हैं ये लैंड इतनी उसको, तो आज इन्होंने इसको हटाया। पीटीआई के प्रेसिडेंट जो है परवेज इलाही साहब जी, उनको लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि वो डायरेक्टली जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो है वो राब्ते करें अगेंस्ट हिज डिटेंशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा है इनकी पिटीशन को सुनते हुए कि आपको अपना जो अपील है वो फाइल करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ और उसको आपका प्लीज सुनना चाहिए और इशू करने चाहिए ऑर्डर। इनका जो लॉयर थे आमिर सईद, उसने कोर्ट को कहा कि आप एज अ कोर्ट ओवर रूल कर सकते हैं इसके ऑर्डर को इन लाइन विद द प्रेसिडेंट्स, जो कि यानी कि जो पहले जो मुकदमे हुए थे बिल्कुल वैसे ही। बट जस्टिस नजवी जो है उन्होंने कहा कि नहीं, रेलेवेंट अथॉरिटीज जो हैं उनका डिसीजन ही आपको मानना चाहिए और अगर आप नहीं मानेंगे उसको फिर आप कोर्ट में ला सकते हैं उसको चैलेंज करने के लिए। तो उसके बाद फिर जो परवेज इलाही साहब के जो लॉयर थे उन्होंने फिर अपनी प्ली जो थी विड्रॉ कर ली और जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसने इशू किए थे ऑर्डर संडे को इनको डिटेन करने के लिए अंडर 3 MPO फॉर 30 डेज, और उसके ऊपर फिर ये जो इलाही साहब ने अपनी जो कोर्ट थी उसको मूव किया था और कहा था कि ये जो ऑर्डर्स हैं इसको नलीफाई किए जाएं क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 महीने से जो है वो जेल के पीछे मैं काट चुका हूँ। इलाही साहब को इनिशियली जो है वो अरेस्ट किया गया था June 1 को इन ग्राफ्ट केसेस अगेंस्ट क्रैकडाउन PTI 9 मेहम, और फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स जो है इनको री अरेस्ट किया गया है इन डिफरेंट केसेस इंक्लूडिंग 2 मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं। उनका कहना है कि ये सारी पॉलिटिकल वेंडेटा है क्योंकि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ हूं तो इसलिए, और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं तुम्हारे ऊपर जो है केसेस है। वैसे ये तो आमिर बड़ी हैरत की बात है, जो इमरान खान को छोड़ता है उसके केसेस एकदम रफू चक्कर हो जाते हैं, फुर से उड़ जाते हैं, ड्राई क्लीन हो जाते हैं। वो ड्राई क्लीन हो जाते हैं। ओह वेरी गुड आमिर, तुमने अंदर की खबर दी, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। बहुत कम लोगों को पता है, कम लोगों को पता था, तुम्हें अंदर से तुम्हें खबर मिली है। अभी मैसेज आया, अभी मैसेज है, बिल्कुल ठीक है, ये मुझे नहीं पता था। तो ये बेचारे जो हैं अभी चूंकि इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं इसलिए इनके केसेस रहेंगे, तो ये नहीं जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, पीपीपी जो है उसने आज डिमांड की, आपको पता ही है कि बहुत दिनों से बहुत सारे नाम आ रहे थे कि ये बन सकता है, ये बन सकता है जो इंटरम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर है। तो आज जो कमर जमान कायरा साहब हैं टीवी एक शो में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि जो भी कोई इंटरम गवर्नमेंट का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होएगा उसको एक पॉलिटिशियन होना चाहिए है। और ये जो इस सिलसिले में जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो अपोजिशन लीडर्स के साथ भी अपने एलाइड पार्टी से बात करने के बाद उनसे भी बात करेगी। नेशनल असेंबली जो है वो अपना टेन्योर अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट कर रही है अगस्त 12 को, और उसके बाद जो है ईसीपी के पास होएगा टाइम 90 डेज के अंदर पोल्स कराने के लिए। तो वो कहते हैं जी कि जो
हालांकि जो रूल्स हैं वो तो कहते हैं कि 60 डेज में कराने चाहिए, बहरहाल ये जो है वो 90 डेज मांगते हैं, तो कराए जाएंगे 90 डेज के अंदर, पता नहीं अब कराए जाएंगे नहीं। बहरहाल जी कारा साहब का कहना है कि अगर कोई जज, जनरल, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, जर्नलिस्ट, कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्प्लॉय जो है उसको अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिसग्रेस फॉर द पोस्ट, क्योंकि वो काम नहीं कर सकेगा। वो उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि अगर कोई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई सीट खाली हो जाती है तो क्या मुझे जो है जज बनाया जा सकता है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का? अगर मुझे बनाया जाएगा तो मैं जस्टिस कैसे करूंगा, क्योंकि मैं तो लॉ का स्टूडेंट ही नहीं हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कैसे मैंने अपनी ड्यूटीज करनी है। तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो होता है उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं और उनको निभाने के लिए एक पॉलिटिशियन का उस पोस्ट के ऊपर होना बहुत जरूरी है। ते पायन जो नाम आ रहे थे उनके तो दिल पे छुरियां चल गई होंगी, सड़े दिल थे छुरियां चलाइयां हैं जी, जिसमें कि बेग साहब का, मोहसिन बेग का नाम आ रहा था और रजब सेठी साहब का नाम आ रहा था, तो सड़े दिल थे छुरियां चलाइयां हैं जी। पहले पॉलिटिशियन, यानी कि वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब को लेकर आओ हैं जी। अच्छा जी, हम आपको समझ गए हैं पायन, क्या आपका मतलब है। अच्छा जनाब, पीटीआई के जो वाइस चेयरपर्सन है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो आज मीडिया के साथ बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट कचहरी में मुल्तान के अंदर, और वो कह रहे हैं जी कि डिस्पाइट के पीटीआई जो है पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल सेटअप है और हमारी पार्टी से ही जो ये पोल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं उसके सिलसिले में बात नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 9 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो उन्होंने कहा जी इंतहाई वेग है, और न्यूज़ आ रही थी कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये जो है अमेंडमेंट्स के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं 73 रेटिफिकेशंस प्रपोजल्स जो उनके सामने लाए गए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि पीडीएम जो है वो कैसे कर सकता है, क्योंकि पीएमएलएन जो है उसके अंदर इंस्टेबिलिटी है, पीपीपी जो है आपको पता ही है कैसी जमात है। तो इमरान खान जो है उसको तो अब बहुत सारे केसेस में कोर्ट्स ने जो झूठे केस उसके खिलाफ किए थे उसमें रिलीफ मिल गई है, तो फिर हमारी लीडरशिप के साथ जो है वो बात क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने पीएम साहब को आज काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा जी कि वो कैसे जो है अपनी असेंबली डिसॉल्व करके जो है वो जैसे कि उन्होंने कहा है कि जी हम अपनी कंप्लीट टर्म कर रहे हैं और वो इलेक्टोरल इंटरम गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं हमसे पूछे बगैर। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट जो है वो तो कह रही है कि 90 डेज़ में हम इलेक्शंस कराएंगे, जब तक ये लॉ कहता है कि जब गवर्नमेंट ख़त्म होए या असेंबलीज जो हैं ऐसे उनको डिसॉल्व किया जाए तो फिर 60 डेज़ के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये 90 डेज़ वाली क्या बात है, लेकिन वो कहते हैं हाँ जी शायद वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रेडी नहीं है, तो इसलिए जी उसको कहा जा रहा है कि जी आप जो है 90 डेज ले लो। You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto. अच्छा जनाब, बीजेपी जो है उसने हिंदुस्तान में ये जो एक बहुत महागठबंधन हुआ है, कोई तकरीबन 26 जो अपोजिशन पार्टीज़ का, उसको बेंगलुरु में उसको कहा है कि ये सारे के सारे जो हैं इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने जो है एतराज़ किए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, जो कि ये सब लोग जमा हुए थे। ऑल दीज ऑपोजिशन लीडर्स हैड गैदर्ड फॉर ये बड़ी सी मीटिंग के लिए, और इन्होंने इनके जो बीजेपी के आईटी सेल हेड हैं अमित मालविया साहब, उन्होंने कहा है जी कि आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं वो यहाँ पे जो आए हैं, जबकि दिल्ली जो है वो तो बिल्कुल ही डूबा हुआ है पानी में, और टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी साहिबा, वो बहुत खुशी खुशी यहाँ पे आके पॉलिटिक्स कर रही हैं, जबकि उनका अपना खुद का जो वेस्ट बंगाल था उसमें बहुत ही ब्लडी पंचायत इलेक्शंस हुए थे, तो उसके ऊपर प्रोब बिठाने के बजाय वो भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं। तो उन्होंने कहा जी कि लेकिन एक काम बहुत कमाल का किया आम आदमी पार्टी ने कि कांग्रेस को एक डब्बे के अंदर बंद कर लिया है। कांग्रेस सीपीआईएम के वर्कर्स जो हैं वो बंगाल के अंदर मरते रहे, और उसके ऊपर जो है वो प्रोब बिठाने के बजाय वो जी ममता बनर्जी के साथ बड़े कोजी होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर न्यूक्लियस जो है वो कांग्रेस है, तो कांग्रेस जो है वो तो इतना वीक है, तो इनकी ये कोलिशन जो है कैसे सरवाइव करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव, वो सबसे ज़्यादा समझदार रहे। उन्होंने तो बहुत ही कमाल की बात की, क्योंकि ये लालू प्रसाद यादव ने थोड़े दिन पहले कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर बनने का एस्पिरेंट है उसको शादी करना जरूरी है। तो इस सिलसिले में नीतीश कुमार, राहुल गांधी और ममता बनर्जी तो प्राइम मिनिस्टर की लाइन में ही नहीं आते हैं, मालविया साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसके ऊपर लालू प्रसाद ने राहुल गांधी जी को कहा था कि भाई तुम शादी कर लो। तो जब लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप ये बोलने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद जी कि शायद जो है राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। उन्होंने कहा जी राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कि नहीं, ये डिफरेंट मुद्दा है, लेकिन उनकी शादी का जो है वो डिफरेंट मुद्दा है। तो मैं उनको कह रहा हूं कि आप करें। तो ये जो 26 ऑपोजिशन के लीडर्स आज जमा हुए, इनको उन्होंने जी इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स का, लेकिन आज जो है वो देखा गया है कि 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें सोनिया गांधी जी और ममता बनर्जी बहुत साथ साथ बैठे हुए थे। हालांकि आपको पता है वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शंस हुए हैं तो कांग्रेस ने काफ़ी कहा कि टीएमसी के वर्कर्स ने उनके साथ काफ़ी मारकुटाई की और बीजेपी ने भी यही एलाइज किया। बहरहाल आज ये पास पास बैठे थे। इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिक अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी, स्टालिन, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और लालू प्रसाद जो हैं, ये सारे इस डिनर मीटिंग के ऊपर जमा थे और भी बेशुमार लीडर्स आए हुए थे यहाँ पे। और अब ये आज की डिस्कशन इनकी पूरी हो गई है और एजेंडा क्या होएगा नेक्स्ट इलेक्शंस का वो कल ट्यूसडे को ये लोग जो है फाइनलाइज करेंगे। ये जो ईडी है जी, इसमें इलेक्टोरेट डायरेक्ट जो है ईडी, ठीक है जी, इंडिया के अंदर ईडी इट जैसे ये हाँ, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के सारे वो करते हैं, ठीक है जी। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले ईडी, तो जो ये वाले हैं ये कुछ रेड्स कर रहे हैं। अच्छा जी, आज इन्होंने रेड्स किए हैं डीएमके लीडर और तमिलनाडु के जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं के पॉनमुडी और उनके जो बेटे हैं गौतम, एमपी गौतम सिगामनी, मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर इन चेन्नई एंड विलापुरम उनके रेजिडेंसेस के ऊपर। तो इसको जो डीएमके है उसने कहा जी कि ये सारा पॉलिटिकल वेंडेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पॉनमुडी साहब 72 ईयर्स के हैं और जो है ये सेकंड मिनिस्टर हैं आफ्टर चीफ मिनिस्टर स्टालिन कैबिनेट, स्टालिन जो जिनकी के कैबिनेट के ऊपर ये ईडी के रेड्स आए हैं। इससे पहले जो है संथिल बालाजी जो हैं उनके ऊपर भी ये रेड्स आए थे, जिसमें कि उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि कैश फॉर जॉब्स जो है इन्होंने किया था और इनके ऊपर भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ जो हैं पॉनमुडी साहब के खिलाफ भी की गई हैं। वो कहते हैं जी जब ये माइनिंग मिनिस्टर थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेशंस की थी क्वेरी लाइसेंस के, और इन्होंने इसकी वजह से जो नेशनल एक्सचेकर है उसको 28 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ था। डीएमके के प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर जो हैं स्टालिन, उन्होंने ईडी की बहुत सारी जो है आज खिल्ली उड़ाई और उन्होंने कहा हाँ हाँ इलेक्शन चूंकि पास आ रहा है तो ये सब कर रहे हैं आप हथकंडे, लेकिन इससे हम कोई वरीड नहीं है, ये आपका यूजुअल ड्रामा है और कुछ भी इसमें अनयूजुअल या कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं वो जो है अब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं बीडी को और बीजेपी को, और ईडी की ये जो सर्चेज हैं ये इसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं और ये जो है सिर्फ एक डाइवर्ट करने का तरीका है मेन मुद्दे से जो कि हम मीटिंग में बात कर रहे हैं। पहले हमने पटना में की थी, फिर बेंगलुरु में, और आने वाले दिनों में दूसरी स्टेट्स में भी हम करेंगे। स्टालिन साहब ने कहा कि हम इनको 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बिफिटिंग जो है आंसर देंगे, क्योंकि लोग सारा कुछ देख रहे हैं कि ये हमारे साथ कितने बुरे तरीके से सलूक कर रहे हैं और इंडिया जो है इस वक्त एक थ्रेट फेस कर रहा है, और अगर हमको नेशन को बचाना है तो हम ये जो अपोजिशन की पार्टी है इसमें हम ये सारे मुद्दे सामने लेकर आएंगे और एक जो है वो मजबूत भारत की तरफ जाएंगे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिक अर्जुन खड़गे ने भी ये जो ईडी के रेड्स हुए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, उसको एन इस क्रूशियल मीटिंग से पहले उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिट किया बीजेपी को। उन्होंने कहा जी बीजेपी अचानक जो है वो और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अचानक से जाग गया है, उसको पता चल गया है कि ओहो कहाँ कहाँ क्या क्या खराबियाँ आ रही हैं, और ये बहुत ही कावर्डली टैक्टिक है जो कि किया जा रहा है पॉलिटिशियंस के खिलाफ। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप थी और जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो थे, उन्होंने भी इसको बहुत कंडेम किया इन रेड्स को, और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है ऑपोजिशन की विल जो है उसको तोड़ नहीं सकेगी, उसमें नाकाम रहेगी, और ना ही हम जो है ईडी की इन रेड से डरते हैं। तो आज काफ़ी लड़ाई मारकुटाई चलती रही है जी। पैन व्हाट इज दिस गोइंग ऑन आमिर साहब, व्हाट इज दिस? ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। कुटाई तो कुटाई तो कर रहे हैं ना अपोजिशन की। पीटीआई को जैसे वहां खुटे लाइन लगाया है, यहाँ पे अपोजिशन को खुटे लाइन लाया हुआ है, ऐसे ही लगा के रखो। हाँ बिल्कुल, तो ये भाई भाई है ना, दोनों साथ साथ में है, तो ये कर रहे हैं। अच्छा जनाब, जो करण जौहर साहब हैं उन्होंने अब नई चीज आ गई ना, थ्रेड्स आ गई है, तो अब लोगों ने थ्रेड्स यूज करनी है, धागे के बाद जो yes, ये मैटर धागे
धागे यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। ओहो। तो अब ये अपने जो धागे हैं उनके ऊपर आज इन्होंने बड़े गुस्से का करण जौहर साहब ने इजहार किया। उन्होंने एक बड़ा जी क्रिटिसाइज किया फिल्म प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो को वालों को। उन्होंने कहा जी कि जैसे जैसे हम अनाउंस करते हैं अपनी फिल्म का रिलीज का, तो दूसरे भी वैसे वैसे जो है उसकी बात करते हैं। बेसिकली ये शायद रेफर कर रहे थे श्री राम राघवन की जो मैरी क्रिसमस आ रही है उसकी डेट, क्योंकि बिल्कुल वही है जो कि करण जौहर की जो प्रोडक्शन आ रही है योद्धा उसकी है, तो उसके ऊपर बात कर रहे थे। दोनों को ही रिलीज किया जा रहा है दिसंबर 15 को। तो कुछ लोग जो वहां पे बैठे हुए थे धागों के ऊपर, उन्होंने कहा करण भाई साहब आपकी भी ए दिल है मुश्किल जो है वो उस वक्त आई थी जब अजय देवगन का डिक्टेटोरियल जो फिल्म आ रही थी शिवे इन दिवाली वीक इन 1926, और उसके बाद जैसे ही शाहरुख खान की जीरो आई थी उसके बाद आपने सिम्बा जो थी वो रिलीज कर दी थी। तो इट इज फाइन मिस्टर करण जौहर, मूवीज डू क्लैश, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन हुआ ये था कि बड़ी कोल्ड वॉर एक जमाने में चल पड़ी थी करण जौहर और अजय देवगन के बीच में, खासतौर पर इस वक्त में जब शिवे आई थी और इनकी ऐ दिल मुश्किल इन्होंने रिलीज कर दी थी। क्योंकि काजोल जो है आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम करती हैं इसकी करण जौहर की, और ये बड़े फ्रेंड्स हैं। तो उसने भी कहा था कि इट इज़ शॉकिंग, जिस वक्त कमाल आर खान ने कहा था कि करण जौहर ने पैसे अलेजली पे किए हैं ट्रोल करने के लिए ताकि शिवे जो है उसको जो है नीचे लाया जा सके। तो करण जौहर जो थी उसने अपनी बुक में भी लिखा था एन अनसूटेबल बॉय में कि ये जो एक ट्वीट थी इसने किल कर दिए थे सारे इमोशंस जो मेरे दिल में थे काजोल के बारे में फॉर 25 ईयर्स। लेकिन बाद में फिर जाहिर है कि इन सब का पैचअप हो गया था जब ये दोनों मियाँ बीवी काजोल और अजय जो हैं कॉफी विद करण में आए थे और फिर इन्होंने इसके ऊपर बात की थी एंड देन द डस्ट सेटल्ड। अच्छा जी, आज हमारे सल्लू भाई जो हैं वो भी बड़े भाई आ गए। हाँ भाई साहब आ गए ना, किसी का भाई किसी की जान हाँ। आ गया ना हमारा सल्लू भाई बजरंगी भाई जान। स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत है सल्लू भाई। अच्छा जी, सल्लू भाई की जो प्रोडक्शन है और सल्लू भाई जो हैं और उनकी प्रोडक्शन सलमान खान फिल्म्स, उसके बारे में कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि कुछ थर्ड पार्टीज कर रहे हैं, ऐसी अफवाहें कर रहे हैं कि शायद ये लोग कास्टिंग शुरू करने वाले हैं अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में। अब सल्लू भाई तो इस बात पे भड़क गए हैं। वो कहते हैं ना तो मैं खुद सलमान खान ना तो सलमान खान फिल्म्स किसी भी थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है टू कास्ट फॉर एनी फिल्म्स, और अगर मेरे बारे में कोई ये झूठी जो है खबरें चलाएगा तो हम उसके खिलाफ जो है लीगल एक्शनें लेंगे। फेक कास्टिंग हो रही है। हाँ, फेक कास्टिंग हो रही है तो हम जो है वो लीगल एक्शनें लेंगे उनके खिलाफ, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं मैं कोई भी जो है ये कोई कास्टिंग के लिए ना तो हमने किसी को हायर किया है, ना कोई एजेंसी हमने ली है, ना कोई एजेंट्स लिए हैं। और अगर आपको कोई ऐसे ईमेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सलमान खान कोई एजेंट्स या लोग या ऐसे कोई ढूंढ रहा है, ये सब का सब फेक है, इसके ऊपर बिलीव मत करें, ठीक है जी। जीनत अमान साहिबा जो हैं आज उन्होंने आके बहुत खुल के सामने बातें की कि जिस वक्त मैं फिल्म इंडस्ट्री थी तो मेरे बारे में बहुत सारे गॉसिप्स और फॉल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ जाते थे और फिर उनके रेस्क्यू को आई काजोल, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो परसेप्शन होती है दिस इज़ एवरीथिंग, और जब आप फेमस हो जाते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेंजर्स जो हैं वो आपके बारे में कहते हैं जी कि मुझे तो उसके बारे में ये पता है। बहुत सी इंटीमेट नॉलेज उनके पास अचानक से आ जाती है आपके बारे में, हालांकि आप उनको जानते ही नहीं हैं, आपको उनके बारे में पता ही नहीं होता है, पर वो कहते हैं जी कि मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में पता है, मुझे उसकी बड़ी लाइफ स्टोरी। तो ये जो गॉसिप होती है ना, ये इसको तो मैं बिल्कुल मैं इसकी परवाह करती नहीं हूँ, क्योंकि ये तो जो मैंने 50 साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं और ये जो मैं झूठ पढ़ती रहती थी जो कि ये अपनी बुक्स को फिल करने के लिए बोलते हैं, मैं इसके ऊपर एक भी ध्यान नहीं देती हूं, क्योंकि ये जो है दे डोंट मैरिट सो मच ऑफ माय अटेंशन। तो काजोल ने आज इनकी बड़ी तारीफें की, उन्होंने कहा कि आप तो रानी हो और आपने बिल्कुल ठीक किया, और अगर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल ठीक किया आपने, सही है जी ऐसे। और हमारा नोवैक जोकोविच, मैं यही सोचा था कि वो न्यूज़ कब आएगी। विंबलडन के फाइनल में हार गया। 36 इयर्स के हैं और ये जो 20 साल का लड़का है कार्लोस अल्काराज। अगर आपने संडे को ये मैच नहीं देखा तो आपकी जिंदगी जाया हो गई आपकी जिंदगी, अगर आपने ये विंबलडन का फाइनल नहीं संडे को देखा तो। और आपको पता ही है कि जोकोविच का अनबीटन 34 विन स्ट्रीक चल रही थी विंबलडन में, और ये जो है रिकॉर्ड 35 टाइम जीतने वाला था, लेकिन जो 5 सेट्स हुए हैं जी थ्रिलिंग किस्म के, क्या बात है। और इस लड़के ने 20 ईयर डोमिनेंस रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, एंडी मरे सबकी तोड़ी है।
और जो है लेकिन इसके अंदर नोवाक जोकोविच को बड़ा गुस्सा आ गया और वो अपना जो है बैट जोर जोर से उन्होंने वो अपना रैकेट मारना शुरू कर दिया, जिसके के ऊपर इनको फिर वार्निंग भी मिली, फैंस ने बड़ा इनको बू किया। तो फिर इन्होंने हल्के से हिंट किया कि शायद मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ। हाँ जी ले सकता हूँ कि जो है ये, लेकिन इन्होंने बड़ी तारीफ की फिर बाद में अल्कारेज की जो है। ही इज स्पेनिश राइट? हाँ, स्पेन आई थिंक। यस, तो ये है चेकर। ठीक है जी। और जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी साहब हैं, उन्होंने तो जनाब गाले के अंदर जो है बल्ले बल्ले करा दी है। ठीक है जी। 23 इयर्स के सिर्फ हैं और 3 विकेटें लेके डिस्ट्रॉय कर दिया जो है इसको श्रीलंका को, हैं जी। और वैसे तो बेचारा ये धनंजय डिसिल्वा जो है उसने अपनी अनबीटन 94 बनाई और जो है श्रीलंका को खींच के लेके गया 242 फॉर 6 पे स्टंप्स पे ऑन ओपनिंग डे ऑफ फर्स्ट टेस्ट एट गाले। लेकिन जो श्रीलंका था उसकी हालत बहुत ही पतली हो गई थी जब श्रीलंका था 54 फॉर 4 और मैथ्यू और धनंजय ने फिर 131 रन्स बनाए इन 198 बॉल्स फॉर द 5th विकेट। इसके अलावा स्पिनर अब्रार अहमद ने जो है फिर इसके बाद मैथ्यूज़ की जो कि 64 रन्स बना चुका था वो ली। और इससे पहले जो था श्रीलंका ने टॉस जीता था और उन्हें डिसाइड किया था फर्स्ट टेस्ट में बैट करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। शाहीन शाह अफरीदी ने ऑल्सो 100 विकेट्स जो हैं टेस्ट क्रिकेट जो हैं वो पूरी की हैं। और इन्होंने जो है इसके अलावा जो ओपनर थे उनको भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से निशान मधुशक्का जो थी उनको भी निकाला था जबकि उसने 4 रन बनाए थे। नाउ शाहीन शाह अफरीदी हैज़ बिकम द 19th पाकिस्तान क्रिकेटर टू बैग 100 विकेट्स इन टेस्ट। और मधुशक्का के साथ साथ इन्होंने कैप्टन दिमुथ करुणा नतने को भी निकाला था 29 के लिए और कुशल मेंडिस को 12 के लिए निकाला था। इसके अलावा जो नसीम शाह हैं हमारे, उन्होंने दिनेश चंदीमाल को 1 पे और आगा सलमान ने सदीरा समा विक्रमा को 36 के ऊपर निकाला। रेन हो गई थी बीच में, रेन ने थोड़ी देर के लिए रोका मैच को, फिर से वो शुरू हो गया और श्रीलंका वाज 18 फॉर 1 और फिर उसके बाद जो हैं ये मैच रिज्यूम हुआ था। तो अब तक जो है 7 टेस्ट जो गाले में हुए हैं उसमें से 4 जो है श्रीलंका ने जीते हैं 2019, 12, 2014, 2022 और पाकिस्तान ने इसमें से 3 जीते हैं 2000, 2015 एंड 2022। तो अब देखेंगे जी 2023 में क्या होता है। इसके अलावा विकेट कीपर बैटर जो सरफराज नवाज हैं जी, उन्होंने भी अपने 3000 रन जो हैं वो पूरे किए। सरफराज अहमद ने अपने 3000 रन्स पूरे किए और ये फर्स्ट जो है पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर हैं टू गेट इट इन टेस्ट ड्यूरिंग पाकिस्तान फर्स्ट टेस्ट ऑफ 2 मैच सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका एट गाले। और इसके अलावा ये 20th पाकिस्तानी बैटर हैं टू स्कोर 3000 प्लस रन्स इन टेस्ट। और इन्होंने, आपको पता ही है कि टेस्ट डेब्यू अपना 2010 में किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन होबर्ट और इन्होंने फिर अभी तक स्कोर की हैं 21 50s 4 सेंचुरीज और लास्ट 100 जो था इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था अर्लियर दिस ईयर। और इसकी वजह से पाकिस्तान अपना जो है वो 2nd टेस्ट अगेंस्ट कीवीज इन कराची ड्रॉ कर सका था। ठीक है जी, तो ये है इनकी बड़ा अच्छा काम किया। एंड जनाब ये थी हमारी आज की खबरें और अब जो है बाकी की खबरें हम आपके साथ करेंगे कल। बिल्कुल जी, ठीक ये है जी, आज की गर्मा गर्म खबरें, पखदे मसले। मसले। हाँ जी। और क्रिकेट की खबर